वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल सिक्योरिटी, जो आपके आने वाली 2 जुलाई को APFC EPFO का एग्ज़ाम है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका UPSC हुआ, स्टेट PCS हुआ, इन सब में जिस भी एग्ज़ाम में सोशल सिक्योरिटी है उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी की डेफिनीशन क्या होती है, सोशल सिक्योरिटी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसकी डेफिनीशन है, सोशल सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन दैट अ सोसाइटी प्रोवाइड्स टू इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड्स to ensure access to health care and to guarantee income security, particularly in case of old age, unemployment, sickness, invalidity, work injury, maternity और loss of breadwinner। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी क्या बताया ILO ने कि सोशल सिक्योरिटी एक प्रकार का प्रोटेक्शन है जो सोसाइटी देती है किसी इंडिविजुअल को या फिर किसी हाउस होल्ड को। आपका हेल्थ केयर का एक्सेस करना हो या फिर इनकम सिक्योरिटी देनी हो, ठीक है, और आपका सिकनेस है, इनवैलिडिटी है, वर्क इंजरी मान लीजिए हो गई, मैटरनिटी का केस हो गया, या फिर किसी फैमिली का जो ब्रेड विनर है उस फैमिली का लॉस हो गया, तो इन सभी के लिए एक्सेस इंश्योर करता है। ऐसा प्रोटेक्शन दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा किसी इंडिविजुअल को, हाउस होल्ड को। तो ये हमने समझिए सोशल सिक्योरिटी ये है, ठीक है। जर्मनी जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है लॉन्च किया था। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जर्मनी वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस सोशल सिक्योरिटी स्कीम इन 1883। ठीक है, तो ये एक तरह से बोला जाए कि सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी में जो कुछ चीज़ें हैं जैसे ओल्ड एज के लोगों के लिए है, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, ठीक है, कोई आपकी इंजरी हो गई, मैटरनिटी से रिलेटेड चीज़ें, ये इन सब में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सोसाइटी जो है किसी हाउस होल्ड को, इंडिविजुअल को या फिर एक ग्रुप को इन सब में डेवलपमेंट के लिए, इन सब के सपोर्ट में जो प्रोटेक्शन देती है वही है आपका सोशल सिक्योरिटी। अब इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो अंडरस्टूड है, लेकिन हाँ चलिए देख लेते हैं। इसमें है सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स एज एन अम्ब्रेला फॉर पीपल ड्यूरिंग एडवर्स सिचुएशन। ठीक है, एडवर्स सिचुएशन अगर होती हैं, कुछ विपरीत स्थितियां होती हैं, तो सोशल सिक्योरिटी क्या है, एक अम्ब्रेला की तरह, एक छत्रक की तरह, एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है लोगों के लिए। सोशल वेलफेयर इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सोशल सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बात है। सोशल वेलफेयर मतलब जो सबका उत्थान है, सबका भला है, वो सोशल सिक्योरिटी के बिना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप सोशल सिक्योरिटी ही नहीं देंगे किसी को, ठीक है, लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, सपोर्ट और जस्टिस, इंजरी में हेल्प हो गया, बूढ़े लोग हुए, गर्भवती औरतें हुई, इन सारी चीज़ों में जब तक आपको सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, आपको हेल्प नहीं दी जाएगी, तो सोशल वेलफेयर इम्पॉसिबल है इसके बिना। इट एक्ट्स एज अ बफर अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन द टाइम ऑफ नीड। इट हेल्प्स इन लिफ्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी एंड दस रेजेस पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इम्प्रूव होगी, ठीक है, लोगों के खाने में, लाइफ स्टाइल में, नॉलेज में, डेली रूटीन में, एम्प्लॉयमेंट में अगर ग्रोथ दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है, सोसाइटी की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जाता है, तो इन सब से क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन्हेंस होगा, रेज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से क्या होगा, पॉवर्टी कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, सोसाइटी डेवलपमेंट होगा। ठीक, तो सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर वेलफेयर फॉल्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट। याद रखिएगा, जो 3 लिस्ट हैं आपकी, स्टेट, यूनियन, कंकरेंट, तो इसमें सोशल सिक्योरिटी और लेबर वेलफेयर ये दोनों कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जिस पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ मेक कर सकते हैं, उस टॉपिक पर उनकी अथॉरिटी है, यूनियन और स्टेट दोनों में। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, सिर्फ स्टेट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, सिर्फ सेंटर। बट कंकरेंट लिस्ट जो है जिस पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ मेक कर सकते हैं, दोनों लॉज बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि इसकी नीड क्या है। तो अभी तक तो समझ में आ गया होगा सबको, नीड क्या है इसकी, राइज इन पॉपुलेशन लेवल, राइजिंग पॉवर्टी, राइजिंग इनइक्वालिटी,
unemployment, a rise in number of unorganized sector workers, dangers and risk at workplace, privatization, aging population, rise in migration। ठीक है, अब चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि जो एग्ज़ाम में ये तो हमने देख लिया बेसिक नॉलेज की सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, सोसाइटल वेलफेयर क्या होता है, ये हम समझ गए। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स, इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए, बिल्कुल आप मटेरियल ऐसा दिया गया है कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको समझ में भी नहीं आता है, टाइम कम है, इसको 2-3 बार सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पहले तो कंकरेंट लिस्ट जो मैंने बताया, जिस पे यूनियन स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है, इसकी एंट्री नंबर 22, 23 एंड 24। ठीक है, फिर आते हैं आर्टिकल 38 की बात की जाए तो क्या दिया गया है इसमें, सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल आ गया ना, तो वेलफेयर ऑफ पीपल कैसे होगा, जब हम सोशल सिक्योरिटी देंगे। ठीक है, सोसाइटी में अगर सोशल सिक्योरिटी ही नहीं रहेगी तो वेलफेयर भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 की बात करें तो द स्टेट टू प्रमोट अ वेलफेयर ऑफ द पीपल, देखिए वेलफेयर की बात की गई, बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफिशिएंटली एज इट मे सोशल ऑर्डर इन विच justice, social, economic and political shall inform all institution of national life। ठीक है, फिर से पढ़ दे रही हूँ, the state to promote welfare of the people by securing and protecting and efficiently as it may a social order in which justice, social justice, economic and political shall inform all institution of national life। ये भी आपका सोशल सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है। यहाँ पे आपको सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर किया जा रहा है, इस आर्टिकल में बताया गया है। वहीं 38 सब क्लॉज 2 की बात करें तो इसमें क्या है, द स्टेट टू मिनिमाइज इरेगुलरिटीज़ इन इनकम एंड इंडिविजुअल एलिमिनेट इनइक्वालिटीज़ इन स्टेटस। ठीक है, आपकी इनकम इरेगुलरिटीज़ हुई, स्टेटस में इनइक्वालिटीज़ हुई, अगर इनको कम किया जाएगा, मिनिमाइज़ किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा तो क्या होगा, आपकी इक्वालिटी रेज होगी, इक्वालिटी बढ़ेगी सोसाइटी में। और सोसाइटी में अगर इक्वालिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों को जॉब हुआ कहीं पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इनकम लोगों की बराबर होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी का बढ़ेगा, इससे सोसाइटल वेलफेयर होगा। ठीक है, जो कि आपका डिपेंड करता है सोशल सिक्योरिटी पे। तो समझ में आया ये आर्टिकल 38 सब क्लॉज 2 कैसे रिलेटेड है सोशल सिक्योरिटी से, ये देख लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में बताया गया कि इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू सबवर्स कॉमन गुड एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये भी देख लिया कि सोशल सिक्योरिटी से किस तरह रिलेटेड है। वेल्थ की बात की जा रही है, मटेरियल रिसोर्सेज की बात की जा रही है, और जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, मतलब कि कुछ लोगों के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसको कहा जाएगा, मान लीजिए कंट्री में कुछ 90% जो वेल्थ है वो आपके 10% लोगों में डिवाइड है, 90% वेल्थ, और जो आपका 10% लोग हैं उनके पास है 90% वेल्थ। तो ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ऑल कंट्री में कुछ ही लोगों के पास है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसका जो दायरा है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का वो थोड़ा इक्वल होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा दूर तक होना चाहिए, एक ही जगह कुछ ही लोगों तक, कुछ ही संस्थाओं तक, कुछ ही इंस्टीट्यूशन तक उसको सीमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी रिलेटेड है आपका वही इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट हुआ, और जो कि डायरेक्टली आपका सोशल सिक्योरिटी से, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है। आर्टिकल 41 की बात अगर की जाए तो सिक्योरिंग द राइट टू वर्क, बिल्कुल सही, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट एंड इन अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट आर सिग्निफिकेंट मेजर ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो देखिए जो आपका राइट टू वर्क है, एजुकेशन है, ये कुछ आपका अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट, इन सबको
सिक्योर करना चाहिए। ये आपके सोशल सिक्योरिटी के सिग्निफिकेंट मेजर्स हैं, ठीक है। एक तरह से मापने के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए इनका यूज़ होता है। आपका राइट टू वर्क है, वो भी आपके सोसाइटी के डेवलपमेंट में उसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। और एजुकेशन तो डायरेक्टली रिलेटेड है ही। एजुकेशन है तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो इक्वलिटी आएगी, इक्वलिटी रहेगा तो लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे क्या होगा, आपका सोसाइटी में इक्वलिटी बढ़ेगी, लोगों के पास बराबर जॉब होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आइडियाज़ रहेंगे, इनोवेशन रहेगा, ठीक है। इससे सोसाइटल डेवलपमेंट होगा, सिक्योरिटी रहेगी, वेलफेयर रहेगा, वही चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल 42 की बात करें तो प्रोवाइडिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। मैटरनिटी रिलीफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ओल्ड एज है, मैटरनिटी है, इन सब पे डिसेबल पर्सन्स हैं, इन सब के लिए भी आपको विशेष छूट, कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह, कुछ प्रोविज़न्स ज़रूर रहने चाहिए इन तीनों सेक्टर के लिए भी। फिर आया लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, आर्टिकल 43 है, जो कि ये भी आपका सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। लिविंग वेज फॉर वर्कर्स को लिविंग वेज, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्री हुआ, इंस्टीट्यूशन हुआ, जहाँ पे वर्कर्स हैं वो इन्हीं के द्वारा चलता है। अगर लिविंग वेज फॉर वर्कर्स इक्वल, मतलब उनको ठीक से पेमेंट दिया जा रहा है, वेजेस दिए जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका काम कंप्लीट होगा, वर्कर सेटिस्फाई होगा, तो आप ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, जो आपके सोशल सिक्योरिटी, सोसाइटल डेवलपमेंट, वेलफेयर से डायरेक्टली रिलेटेड है, कनेक्ट करता है। तो ये हमने कुछ आर्टिकल देख लिए जो आपके सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जिसको आप मेंशन कर सकते हैं। आर्टिकल 38 हुआ, 38 सब क्लॉज 1, 38 सब क्लॉज 2, 39, 41, 42, 43, ठीक है। तो DPSP जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, जो आपका DPSP है ना, उसको आप अच्छे से पढ़ जाइएगा। DPSP कंप्लीट अच्छे से बिल्कुल आपको पढ़ना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में है, कहाँ से क्या आर्टिकल हैं, कौन से आर्टिकल किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए, सब कुछ देख जाइएगा। अब देखते हैं कि इंडिया में जो सोशल सिक्योरिटी है उसके क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है ग्रेचुइटी, फिर है ओल्ड एज पेंशन हुआ, हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस है, मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हैं एंड मिनिमम वेजेस एक्ट हैं। ये हैं टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो 90% ऑफ वर्क फोर्स इज़ इन द इनफॉर्मल सेक्टर विच इज़ लार्जली अनरिकॉर्डेड। पहले तो जो हमारा वर्क फोर्स है वो 90% क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, वो भी जो है लार्जली अनरिकॉर्डेड है, जिसका कोई रिकॉर्ड वगैरह है नहीं। दूसरा, टुडे 1/8 ऑफ द वर्ल्ड ओल्डर पीपल लिव इन इंडिया, ठीक है। दुनिया के 1/8 बूढ़े लोग, ओल्डर पीपल, भारत में रहते हैं। द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ दीज डिपेंड ऑन ट्रांसफर्स फ्रॉम देयर चिल्ड्रेन। फिर इंडिया नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स प्रोविजंस रिगार्डिंग सोशल सिक्योरिटी टू इनकम्पास द अनऑर्गेनाइज सेक्टर पॉपुलेशन इन एम्बिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। जो सोशल सिक्योरिटी के कुछ प्रोविजंस हैं, इसको इंडिया को और भी स्ट्रेंथन करना चाहिए, ठीक है। समाज में आपका इक्वलिटी और जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर काम करना चाहिए। मैटरनिटी, ओल्ड एज हुआ, इंडस्ट्रीज़ हुई, नेशनल डेवलपमेंट, वेलफेयर पे ज़्यादा काम करना चाहिए। जो प्रोविजंस हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। फिर अपार्ट फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी लॉज, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम लॉन्च स्कीम फॉर इंश्योरिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू इंडियन वर्क फोर्स। फिर कुछ स्कीम का नाम देख लेते हैं, ठीक है। कुछ स्कीम का नाम देख लेते हैं, कौन कौन सी सोशल सिक्योरिटी वाली स्कीम्स हैं। पहले तो है प्रधानमंत्री जनधन योजना, नाम देख लीजिए अभी। प्रधानमंत्री जनधन योजना हुआ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है। ये कुछ स्कीम्स हैं। एक चीज़ चलिए आगे देख लेते हैं, इसके बारे में एक एक करके। सबसे पहले देख लीजिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है, टारगेटिंग दोज पीपल हु आर अबव 60 years of age and implemented by Life Insurance Corporation of India, that is LIC, and launched in 2017। इसमें इतना ही काम है। कोई भी स्कीम रहेगा, अगर आप इस हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, किसी PDF से पढ़ रहे हैं, SCS के करंट अफेयर्स वाले PDF से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, कोई भी स्कीम जो सोशल सिक्योरिटी वाली है, टाइम कम है, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो बस एक लाइन में देख लीजिएगा कि किस चीज़ के लिए है, किस संस्था ने
या फिर किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, और दूसरा कब स्टार्ट की गई है, क्योंकि कई तरह के सवाल पूछेंगे, या फिर हो सकता है डायरेक्ट स्कीम के बारे में पूछ दे, या फिर हो सकता है स्कीम आपको एक लिस्ट में दे दे, एक लिस्ट में उसका लॉन्च ईयर दे दे, आपको मिलान करना हो, कुछ भी कह नहीं सकते। तो देख लिया वय वंदना योजना, जो ऐसे लोगों के टारगेट करती है जिनकी एज जो है 60 साल से ऊपर है, और इसको LIC ने इम्प्लीमेंट किया है, इसको लॉन्च किया गया 2017 में। फिर है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। दिस स्कीम इज़ फॉर ओल्ड एज पीपल एज्ड 60 लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये ऐसे लोगों के लिए है जिनकी एज 60 है और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL वाले लोग। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP का ये पार्ट है, एक इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। आगे बात करें तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना, तो द स्कीम प्रोवाइड्स फिजिकल एड्स एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस अ सीनियर सिटीजन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। फिर इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। पहली बात तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये क्या है कि जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, जो कि BPL वाले बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, उनको फिजिकल एड्स और वो असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड कराना, ठीक है, इस योजना में है। फिर है सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड 2 बार क्यों लिखा है, फिर SCWF, ठीक है, वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द फाइनेंस एक्ट 2015 टू बी यूटिलाइज फॉर सच स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन इन लाइन विद द नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सनस, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, इसको इस्टेब्लिश किया गया SCWF को फाइनेंस एक्ट 2015 के अंडर में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स यानी IPOP। ये है इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ सीनियर सिटीजन। द स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट सिंस 1992 एंड स्कीम प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज़ टू ओल्ड एज पीपल लाइक फूड, शेल्टर, मेडिकल केयर एक्सेट्रा, ठीक है। अब देख लेते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले है आपका EPFO। EPFO का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आप पेपर देने जा रहे हैं, जिसके AOEO के लिए, ठीक है। तो एक और चीज़ देख लीजिएगा, अगर आप EPFO 2 जुलाई की तैयारी कर रहे हैं ना, तो EPFO के बारे में, जो आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी रख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं EPFO। तो इट कवर्स सैलरीज क्लास थ्रू द स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड इट ऑफर्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज़ फॉर इमरजेंसी यूज़ आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है EPFO, और ये कवर करता है सैलरी क्लास को, मतलब जिन लोगों को सैलरी मिलती है उन लोगों को कवर करता है थ्रू द स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। दूसरा है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, दैट इज़ ESI। इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम विच हेल्प द एम्प्लॉय ड्यूरिंग अ हेल्थ इमरजेंसी एंड द स्कीम प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स लाइक मेडिकल बेनिफिट्स, बेनिफिट्स रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, मैटरनिटी, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर वाला। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर बात करें तो चलिए शुरू करते हैं। सारी स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन इसका लॉन्च ईयर, कैसे लॉन्च होती है, और मेन थोड़ा सा हल्का आइडिया ले लीजिएगा कि किससे रिलेटेड है। जिसमें एज लिमिट वगैरह है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने 60 ईयर्स वाला ही देखा है और BPL वाला। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है अटल पेंशन योजना, जिसको कि 2015 में किया गया था लॉन्च। एंड द स्कीम टारगेट्स अनऑर्गेनाइज वर्कर लाइक डोमेस्टिक हेल्पर्स, ड्राइवर्स, गार्डनर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये अलाउ करता है सच वर्कर टू सेव फॉर दियर ओल्ड एज। ऐसे वर्कर जैसे आपके डोमेस्टिक हेल्पर हो गए, ड्राइवर हो गया, आपका गार्डनर एक्सेट्रा, ये लोग इन वर्कर्स के लिए, इनके ओल्ड एज के लिए सेविंग अलाउ करता है। एंड इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज़ PFRDA, ठीक है। तो देखिए आपको मिलता जा रहा है कंटेंट। पहले तो EPFO के बारे में पढ़ना है बहुत अच्छे से। दूसरा है PFRDA, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ जाइएगा अगर आप APFC EPFO का एग्ज़ाम 2 जुलाई वाला दे रहे हैं तो। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। इसकी बात करें तो द एक्ट वाज लॉन्च टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर फॉर देयर वेलबींग एंड एक्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
तो ये जो स्कीम है जिसको 2008 में लॉन्च किया गया, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये इम्प्लीमेंट किया जाता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। अगली योजना की बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो इसके बारे में, टू मीट द हेल्थ अर्जेंसीज ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड। ठीक है, जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, इनकी हेल्थ अर्जेंसीज़ को, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड जो अर्जेंसीज़ आएँ उसको टारगेट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए है इस स्कीम को लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को। इट इज़ फॉर द वर्कर्स लिविंग बिलो BPL, लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, एंड इट इज़ टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। ठीक है, कभी हेल्थ से रिलेटेड कोई अर्जेंसी आ जाए, ठीक है, तो इससे मतलब इसको समझ सकते हैं कि क्या है, आपके हेल्थ इंश्योरेंस है उनके लिए, वो जो वर्कर हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, और वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, क्राइटेरिया समझ में आ गया ना, ये एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। फिर आते हैं आम आदमी बीमा योजना। तो यह है कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम हैज़ बीन टू प्रोटेक्ट टेस्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ 100 ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग इन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स विद इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, and this scheme provides benefit to insurer in case of natural or accidental death in case of disability। ठीक है, तो जो इंश्योरर होता है उसको नेचुरल डेथ या फिर एक्सीडेंटल डेथ हुआ या फिर कोई डिसेबिलिटी हुई, इसमें फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है। फिर बात करें द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट 1970। तो ये है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर लेबरर्स एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑन द वर्क प्लेस। तो ये हमने देख लिया ऑर्गेनाइज सेक्टर का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। अब विमेन के लिए देख लेते हैं, महिलाओं के लिए क्या है। तो सबसे पहले तो है स्वधर गृह स्कीम। ठीक है, स्वधर गृह स्कीम की अगर बात करें तो the scheme deals with providing basic facilities like food, clothing, shelter, medical facilities for those women who are in distress, and the program is implemented by Ministry of Women and Child Development। हम अधिकतर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही है। ये बेसिक फैसिलिटीज़ हुआ आपका फूड, क्लोथ, शेल्टर, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब प्रोवाइड करने के लिए है स्वधर गृह स्कीम। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बात करें जो 1960 वाला इसको आया ये, तो द एक्ट protects the employment of employed women during the time of their pregnancies and provide the entitlement of maternity benefit full paid absence from work during that period। तो बेसिकली क्या होता था कि ये उनकी जॉब को, इनके वीमेन के एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि जो प्रेगनेंसी वाला टाइम होता है उनकी जॉब सिक्योर रहे, इसलिए ये एक्ट लाया गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1960। फिर है जननी सुरक्षा योजना। तो इसका एम क्या है, द एक्ट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वीमेन। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए है, एंड कंसिस्ट ऑफ कैश असिस्टेंस विद डिपॉजिट डिलीवरी केयर। ठीक है, डिपॉजिट डिलीवरी केयर, एक डिलीवरी हटाओ। फिर है, आगे बढ़े, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC की अगर बात की जाए तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1956 में, एंड डील्स विद स्प्रेडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कवर्स to socially and economically backward classes of India, meet the various life insurance need of the community। It is an important authority implementing various social security scheme in India। ठीक है, LIC का काम है, ये बताया गया। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट देख लीजिए 1956। दूसरा जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है इसका प्रमोशन करना, इसकी इम्पोर्टेंस को बताना, आपका सोशली इकोनॉमिक क्लासेस जो हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको और जागरूक बनाना इंश्योरेंस के बारे में, ये है LIC। फिर फूड सिक्योरिटी की बात करें अगर, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड वेरियस पॉलिसीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम, इंक्लूड्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपका PDS हो गया, रैम्प पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अंत्योदय अन्न योजना है, अन्नपूर्णा स्कीम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, ये सब आपका फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो सोशल सिक्योरिटी हमने पढ़ लिया उससे रिलेटेड स्कीम देख लिया, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में स्कीम, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में स्कीम, आपकी महिलाओं से रिलेटेड स्कीम, LIC के बारे में देख लिया, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया देख लिया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, पहले तो है लैक ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, दूसरा है लैक ऑफ डिलीवरी मैकेनिज़म्स,
करप्शन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सारी चीज़ें हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करने में बाधा पैदा करती हैं, रुकावट पैदा करती हैं, चैलेंजेस हैं। लोग अवेयर ही नहीं रहेंगे तो कैसे जानेंगे, ठीक है। आप जो इसकी प्रोसेस है, जो भी कोई एक्ट है, योजना है, वो ठीक से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रही है, उसका मैकेनिज़्म ही नहीं, या फिर उसका फ़ायदा ही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। उसमें करप्शन भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मेजर फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें हैं सोशल सिक्योरिटी चैलेंजेस। आगे बात करें, ये देखिए समझने की चीज़ें हैं, ऑप्शन आ सकता है, आपको समझ के उसको एलिमिनेट करना होगा। आगे देखते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इन इंडिया। तो इसमें नाम देख लीजिए, ईयर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया कैन बी कैटेगराइज एज द स्कीम फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर स्कीम देख ली जाए तो एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, फिर है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, ये देख लीजिएगा अच्छे से, 2017 वाला। फिर है साइन वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स 1996, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतना नाम देख लीजिए, इनका ईयर देख लीजिए, दूसरा ये जो मैंने दो चीज़ें बताई स्लाइड में, एक तो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 के बारे में अच्छे से देखना है, दूसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के बारे में काफ़ी अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया कुछ एक्ट्स के नाम, बाकी इनके बारे में डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए, वीडियो अब रेगुलर आएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इधर